हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। बेताब समाचार में आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरनगर से है। चरथावल कोतवाली इलाके के बिरालसी गांव में एक व्यापारी के पुत्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि अपहरणकर्ताओं ने परिवार से मांगी थी 2 लाख की फिरौती की मांग की थी। 2 लाख की फिरौती की रकम न मिलने पर आरोपियों ने आशुतोष वर्मा की हत्या कर दी और युवक के शव को गड्ढे में दबा दिया। युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी के पुत्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के शक में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबर मोरना से है। BA की छात्रा ने निर्गाजनी गंगनहर झाल से नहर में छलांग लगा दी, जिस पर वहां खड़े युवकों ने पुलिस को सूचना दी। गोताखोर द्वारा युवती के शव की गंगनहर में तलाश की गई, लेकिन शव नहीं मिल सका। भोपा थाना क्षेत्र के निर्गाजनी झाल पर युवती के नहर में कूदने की सूचना पर पहुंचे सीकरी चौकी प्रभारी रेशमपाल ने घटनास्थल पर जाकर युवती द्वारा रखा गया बैग बरामद किया, जिससे मिले आधार कार्ड व कॉलेज की किताबों के आधार पर युवती की पहचान शिवानी निवासी योगेंद्रनगर के रूप में हुई, जिस पर परिजनों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे शिवानी के भाई P सिंह ने बताया कि वह 5 बहन भाई है। शिवानी 4 बहनों में सबसे छोटी है। वह मोरना स्थित डिग्री कॉलेज में BA में पढ़ रही थी। सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से कहकर गई थी। शिवानी की शादी की बात भी चल रही थी। पुलिस की सहायता से गोताखोरों ने शिवानी के शव की तलाश की, लेकिन मृतका का शव नहीं मिल सका। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बाजार से इतना ज्यादा कर्ज ले रही है कि उनका कुल बकाया कर्ज 5 साल में लगभग 39% बढ़ गया है। हालांकि इस अवधि के दौरान शिक्षा पर खर्च में गिरावट आई, जबकि स्वास्थ्य पर खर्च में मामूली वृद्धि हुई। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 5 में से 4 सालों में राज्य सरकार पूरी बजट राशि भी खर्च करने में असमर्थ रही, जिससे राजस्व अधिशेष हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ सरकार को दिया गया पूर्ण समर्थन भी तथाकथित डबल इंजन का फायदा वित्त या योजना के मामले में मदद नहीं कर सका। राज्य सरकार के वित्त का संकलन करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के नए आंकड़ों के अनुसार यूपी सरकार पर 6.5 लाख करोड़ रुपए की बकाया देनदारियां हैं, जैसा कि राज्य के 2021-22 के बजट में अनुमानित है। यह 2017 में इसे संभालने के बाद विरासत में मिले 4.7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से 38.3% अधिक है। इस कर्ज का बड़ा हिस्सा बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों का है। इन्हें बाजार उधारी कहा जाता है और इन्हें भारी ब्याज दरों पर लिया जाता है। राज्य के वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले महीने जारी यूपी सरकार के वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 के अंत में कुल सार्वजनिक ऋण में से 1.99 लाख करोड़ रुपए या कुल का 47.7% 7 सालों के बाद देय होगा। कैग की जिस रिपोर्ट का जिक्र पहले किया गया था, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में अपने बहीखाते में अवैध रूप से एक डूबती हुई निधि से अपने गैर कर राजस्व मद में 71,000 करोड़ रुपए की रियासत हस्तांतरित की, लेकिन नियमों के अनुसार इसे कहीं और निवेश किया जाना चाहिए था। CAG ने इस खुलेआम उल्लंघन की आलोचना करते हुए सिफारिश की है कि निधि सिंकिंग फंड से हस्तांतरण को राजस्व प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और चुकाए गए ऋण के बराबर राशि को सिंकिंग फंड से प्रमुख शीर्ष 8,680 विविध सरकारी खाता में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस रचनात्मक बहीखाता पद्धति का प्रभाव यह हुआ कि राजस्व प्राप्तियों को केवल बही खातों में बढ़ाया गया, वास्तव में कोई नकदी हस्तांतरित नहीं हुई। यही कारण है कि अगले साल के राजस्व अधिशेष का ये मुख्य कारण बना है। कुछ राज्यों के लिए यह एक सामान्य विशेषता है कि वे अपने बजटीय आवंटन से बड़ी मात्रा में अवैध राशि के साथ साल का अंत करते हैं। गरीब और पिछड़े राज्य विशेष रूप से इस विकृत सोच के शिकार हैं और यूपी इससे अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 में से 4 वर्षों में राजस्व अधिशेष 1.32 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। 2021-22 के लिए दिया गया आंकड़ा अभी अनुमानित है और बजट में पेश किया गया है, लेकिन वास्तविक राशि इससे बड़ी हो सकती है। साल 2020-21 कोरोना महामारी का पहला साल था और कुछ अतिरिक्त खर्च हुआ। इसलिए राज्य सरकार ने वास्तव में अपने सभी आवंटित फंड को खर्च कर दिया और 13,161 करोड़ रुपए का एक छोटा घाटा चल रहा है। 5 वर्षों में 1.8 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के बावजूद राज्य सरकार ने एक संचित राजस्व अधिशेष यानी 1.32 लाख करोड़ रुपए के अवैध फंड के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया है, जो खराब योजना को इंगित करता है।
सूत्रों ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च महत्वपूर्ण था, लेकिन कुल राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में शिक्षा पर खर्च की हिस्सेदारी 2017-18 में लगभग 14.8% से घटकर चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान में 12.5% हो गई। जब राज्य के छात्र 2020-21 में महामारी के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब स्कूल, कॉलेज और छात्रावास बंद थे और ऑनलाइन मोड शिक्षण का प्रमुख तरीका था। उस दौरान राज्य सरकार ने वास्तव में अधिक खर्च करने पर बहुत पैसा बचाया। छात्रों को हो रहे शैक्षणिक नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक था। वास्तव में शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया, कर्मचारियों को वेतन से वंचित कर दिया गया और मध्याह्न भोजन बंद कर दिया गया था। अब महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के साथ सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने में व्यस्त है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि कुल राजस्व व्यय में स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि 2017-18 में 5.3% से 2021-22 में 5.9% हो गई है, ऐसे समय में जब महामारी अपने चरम पर थी। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि यूपी में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली महामारी से निपटने के लिए अपर्याप्त है। यह सब टाला जा सकता था अगर राज्य सरकार द्वारा अधिक धनराशि आवंटित और लागू की गई होती। खबर इंदौर से है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम सुनीता है तथा इसके 2 बेटे भी हैं। इनमें से एक का नाम प्रशांत तथा दूसरे का नाम ध्रुव है। जानकारी के मुताबिक मृतक कुलशेंद्र अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ गणेश धाम कॉलोनी में रहता था। इस घोर कुकर्म का खुलासा तब हुआ जब सुनीता के 19 साल के बेटे ने शराब के नशे में अपने दोस्तों को बता दिया कि उसकी मां ने उसके पापा को मारकर घर के अंदर ही बाथरूम में गाड़ दिया है। बताया जाता है कि महिला और उसके मृतक पति का आपस में काफी झगड़ा होता रहता था। आरोपी सुनीता की आयु 40 वर्ष है जबकि रिजवान की आयु 35 वर्ष की है। इन दोनों के आपस में नाजायज संबंध थे, जिसके कारण पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता था। घटना के दिन आरोपी सुनीता ने बबलू को खाने में कोई नशीला पदार्थ खिला दिया जिससे वह बेहोश हो गया तथा बाद में उसका गला दबाकर उसे मार दिया गया। पुलिस के अनुसार उसे मारने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए, जिन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया तथा मृतक के धड़ को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी सुनीता के बताने पर उसके घर की खुदाई की गई, परंतु वहां पर कुछ नहीं मिला। बाद में महिला ने एक दूसरी जगह बताई तो वहां पर खुदाई के लिए पुलिस ने जेसीबी मंगवाई। लगभग 6 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को मृतक बबलू का धड़ बरामद हुआ। अब पुलिस मृतक के शरीर के बाकी अंगों की तलाश कर रही है। यह हत्या बहुत क्रूरता पूर्वक की गई थी। रिजवान और उसके मित्र भैयू ने बबलू को मारकर उसके शरीर को एक ड्रम में डाल दिया तथा अगले दिन सीवरेज टैंक के बहाने महिला ने गड्ढा खुदवाकर उसमें मृतक